हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, ग्रेविटेशन चैप्टर को अब हम लोग एनसीईआरटी से सॉल्व करेंगे। जितने भी आपको एग्जांपल्स दिए वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और बुक में आप देखोगे ब्लू कलर से जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं बीच बीच में, ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और इस सीरीज को अगर आप पूरा देखोगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर है ना, जैसे आपको थ्योरी नहीं अगर आपने पढ़ी है, चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, आप यहाँ से सारी चीज़ें सीख सकते हो, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल में मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसको सॉल्व कराने के बाद पहले एनसीईआरटी कर लेते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, यूट्यूब पे सर्च करिए ग्रेविटेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस, तो आपको इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और फिर उसके बाद एस चांद बस्ती है, तो वो बुक भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों पेज नंबर 134 पे एग्जाम्पल नंबर 10.1। अब इसकी कैलकुलेशन बच्चों को नहीं समझ में आ रही होगी, आइए मैं इसकी कैलकुलेशन आपको बताता हूं। देखिए, आपको बोल रहा है कि द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 इंटू, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मिस हो गया है, ठीक है, इंटू 10⁻22 किलोग्राम इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 इंटू है 3.84, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, इंटू 10⁻5 किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता होना चाहिए, ठीक है ना, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम बोल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है बच्चों? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं इस यूनिवर्स में, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसका मास है सपोज m1, और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसका मास है सपोज m2। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m1, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास m2, तो इन दोनों के बीच में एक तरीके का फोर्स लगता है, मतलब ये वाला मास इसको अट्रैक्ट करता है, ये वाला इसको पकड़ के ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा और ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा, इस यूनिवर्स में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास m1 m2, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जिस भी फोर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। अब इस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, और ध्यान से सुनिए, जितने फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा ना, उतने ही फोर्स से इसको भी अट्रैक्ट करेगा। ये इसको अट्रैक्ट करेगा एफ फोर्स से, तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा एफ फोर्स से। अब इस एफ फोर्स की जो वैल्यू होती है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो कितनी होती है उसको हम आपको बताते हैं। यहाँ पर ध्यान से चेक करिए बच्चों, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो d है, कितना है? d है। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर d है, तो इन दोनों बॉडी के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि आप बोल सकते हो कि एक बॉडी दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, ठीक है, वो होता है आपका क्या? F इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू कैपिटल G, क्या आपका 6.7 इंटू, यहाँ पे देख लीजिए 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल लॉ, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये, ठीक है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये। तो बहरहाल इन दोनों बॉडी, ये दो बॉडी एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी? कैपिटल F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 बाय डी स्क्वायर, ठीक। G क्या है? कांस्टेंट है एक तरीके का, ठीक है, जिसको कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। m1 m2 क्या है? दोनों बॉडीज के मास हैं, और d क्या है? दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस है, ठीक। अब आपको याद रखना है यहाँ पर क्या, मासेस को आपको किलोग्राम में लेना है और डिस्टेंस को आपको मीटर में लेना है, तो फोर्स आपका न्यूटन में यहाँ पर आ जाएगा। और जी की वैल्यू आपको एग्जाम में दी रहती है, नहीं दी रहती तो आप याद कर लीजिए हमेशा 6.7 इंटू 10⁻11। यूनिट याद रखने की यहाँ पे जरूरत आपको नहीं है, याद कर लो तो अच्छी बात है, ठीक है, उसको निकालना सीखना पड़ता है। ओके, वो आपको एस चांद वाली सीरीज में पता चलेगा कि कैसे निकाला जाता है, अगर आपको नहीं पता है ना जी का यूनिट। बहरहाल आप वैल्यू याद कर लें, 6.7 इंटू 10⁻11। अब आइए वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कह रहा है द मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक। तो ये देखिए, मान लो ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है ना, या चलो ये अर्थ है, ठीक। इसका मास कितना है? फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ, है ना। चलिए, ये अर्थ है, अर्थ को थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं ना। इसका मास कितना है? m1 है, और ये मून है, ठीक। मून का मास कितना है? m2 है। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? d है, ठीक। तो m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यानी कि अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। इसी तरीके से मास ऑफ द मून, सपोज मून का मास कितना है? m2 है, ठीक। तो मून का मास कितना दे रखा है आपको? 7.4। m2 मास को दिखाने का तरीका है, ठीक। तो मून का मास कितना है? 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम, ठीक है। अर्थ का मास, मून का मास, ठीक। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है पढ़ लीजिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज 3.84 इंटू 10⁻5, यानी कि बच्चों आपको d की वैल्यू दे रखी है। d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, ओके। d कितना है आपका?
3.84 इंटू 10⁵ क्या किलोमीटर्स। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपको डिस्टेंस ना मीटर में रखना है। किस में रखना है? मीटर में। अब बताओ किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं? तो जवाब है किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक बात बताता हूँ, सुन लो। 1000 का मतलब क्या होता है? 1000 का मतलब होता है 10⁻3। पता है आपको ये बात? 1000 को हम 10⁻3 भी लिख सकते हैं। 10⁻3 का मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब ये किलोमीटर है। ठीक, तो किलोमीटर को आप क्या करोगे, मीटर में चेंज। कैसे? 3.84 इंटू 10⁵ इंटू क्या करेंगे, 1000। तो ये किलोमीटर से किस में आ जाएगा, मीटर में। ओके, ना यहाँ से हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 3.84 इंटू 10⁵ ऐसे ही है। और 1000 को आप क्या लिखोगे, बताया मैंने भी आपको, 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10⁻3। ठीक, तो 1000 की जगह आपने क्या लिखा, 10⁻3 और मीटर। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इतना तो आपने मैथ्स पढ़ा होगा कि बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है, 10, यहाँ पे बेस क्या है, 10, तो पावर ऐड हो जाएगी। 5 + 3 पावर कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक, 5 + 3 8, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.84 इंटू 10⁵ 5 + 3 कितना होता है, 8। ये लीजिए, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर्स। तो ये आपने डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मीटर्स में आपने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर वैल्यूज रखिए। एफ इज इक्वल्स टू जी कितना है, 6.7, या किसी किसी बुक में आप देखोगे 6.67 लिखा रहता है। सब बात एक ही है, 6.67 बोलो 6.7 बोलो, बात सेम है। जी की वैल्यू रखेंगे 6.7 इंटू 10⁻⁻11। ठीक, फिर इंटू m1 इंटू m2। m1 कितना है, m1 है 6 इंटू 10⁻24। ठीक है, एक बार बुक में भी देख लेते हैं कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो m1 कितना है, 6 इंटू 10⁻24, ये m1 है, इंटू m2 कितना है, m2 कितना है, m2 आपका 7.4। ठीक, इंटू 10⁻22। ठीक, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। डी कितना है, ये रहा आपका डी। ठीक, यानी कि 3.84 इंटू 10⁸, ये आपका डी है। लेकिन डी के ऊपर स्क्वायर लगा है तो इस पूरे के ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस कैलकुलेशन को आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस कैलकुलेशन को इतना पहले कॉपी कर लीजिए, फटाफट कॉपी कर लीजिए। इसमें कॉपी करने वाला ऐसा कुछ है भी नहीं, बट फिर भी अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ज़रा, इसको मैं थोड़ा सा ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, चलो ये जो कैलकुलेशंस है ये हमने थोड़ी सी छोटी करके साइड में कर दी। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं, चलो ठीक, ये लीजिए। और इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फिर मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ठीक, चलो चलो इतना काफ़ी है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ना जो 10 की पावर्स हैं उसको हैंडल कर लो आप। अब कैलकुलेशन ध्यान से देखना, कैलकुलेशन शायद नहीं हो रही होगी। ठीक है ना। और एक चीज़ और देखो जरा, यूनिट भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है ना, यूनिट भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, तो F इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू यूनिट के साथ लिखो, 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। ठीक, इंटू m1 कितना था, m1 था आपका 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। यूनिट लिख लो ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन में क्यों आएगा। ठीक, m2 कितना है, 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। ठीक, ये m2 है, डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। ठीक, d कितना था, d था आपका कितना, 3.84 इंटू 10⁻, कितना आ गया था, 10⁻5 को 10⁻3 से मल्टीप्लाई किया था, 10⁻8 आ गया था। ठीक, ये आ गया मीटर का स्क्वायर, मीटर और इसका होल स्क्वायर। ठीक, ये d का स्क्वायर। चलो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा ध्यान दो। देखो बच्चों, ये जो स्क्वायर है ये 3.84 को भी मिलेगा और ये 10 की पावर 8 को भी मिलेगा। ठीक भाई, ये पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये देखिए 6.7 इंटू 10⁻11। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो जो यूनिट जा रही है उसको काटते जाओ। कैसे,
ये किलोग्राम की पावर -2 है और ये किलोग्राम की पावर क्या है 1 है और ये किलोग्राम की पावर क्या है 1 है। ठीक, अब देखो यानी किलोग्राम की पावर 1 किलोग्राम की पावर 1 बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि ये वाला और ये वाला मिलके क्या बना देगा किलोग्राम की पावर 2 है ना, और इनटू में ये क्या आपका, ये क्या आपका किलोग्राम की पावर -2। अब बताओ क्या आ जाएगा किलोग्राम की पावर, ये -2 और ये +2 तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि -2 + 2 बेस सेम है, किलोग्राम पावर ऐड हो जाएगी तो क्या आ जाएगा किलोग्राम की पावर कितना आ जाएगा 0। कहने का मतलब है किलोग्राम की पावर 0 कितना होता है, किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 1 होता है हमेशा याद रखिएगा, यानी कि आपको 1 दे देगा। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। सिंपल शब्दों में बोले तो ये किलोग्राम की पावर -2 किलोग्राम की पावर 1 किलोग्राम की पावर 1 हट जाएगा ये नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, उसके बाद बचेगा क्या 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और साथ में बचेगा इंटू में 6 इंटू 10⁻24 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22। ठीक, डिवाइडेड बाय, अब देखो बच्चों ये जो स्क्वायर लगा है इस पूरे ब्रैकेट पे है ना, डी का स्क्वायर था नीचे, इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो ये स्क्वायर इसको मिलेगा 3.84 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 3.84 इंटू 3.84। भाई किसी भी क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर लगता है यानी कि उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है अपने आप से ही, तो 3.84 इंटू 3.84 इंटू में, अब ध्यान दो ये स्क्वायर लगेगा 10 की पावर 8 के ऊपर, सुन लो ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा 10 की पावर 8 को भी मिलेगा, मीटर को भी मिलेगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। सो 10 की पावर 8 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा सोचो, 10 की पावर, अब ये जब स्क्वायर करोगे ना तो ये पावर इसमें मल्टीप्लाई करेगी इसकी पावर में, 8 2 जा 16, ये लो 10 की पावर कितना हो गया 16। ठीक, और मीटर पे स्क्वायर लगेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए अब देखो ये वाला मीटर स्क्वायर और ये वाला मीटर स्क्वायर कट गया, अब केवल आपके पास क्या बचा है न्यूटन, यानी कि आपका आंसर किस में आ जाएगा न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए अब मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ये हो गया आपका, फोर्थ। अब देखो बच्चों करना क्या आपको, सबसे पहले 10 की पावर को हैंडल कर लो। देखो यहाँ पे 10 की पावर -11 है, सबसे पहले नंबर लिख लो। देखो नंबर क्या है 6.7, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में नंबर को पास पास कर लो। 6.7 इंटू में ये वाला 6 इंटू में ये वाला 7.4, ठीक, इंटू में अब देखो ये 10 की पावर -11 है, फिर ये क्या है 10 की पावर 24 यानी कि +24, और ये क्या है 10 की पावर 22 यानी कि +22। समझ में आया क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 10 की पावर -11 10 की पावर 24 और 10 की पावर 22 बेस से में सबकी पावर ऐड हो जाएगी, तो 10 एक ही बार लिखेंगे और सारे पावर्स को ऐड कर देंगे। क्या क्या है पावर -11 फिर +22 फिर -11 +24 और फिर +22, ठीक है, सबको ऐड कर दिया। अब डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए नीचे क्या है 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 की पावर 16, आराम से एकदम आराम से क्वेश्चन करो हो जाएगा। देखो अब आप एक काम करो नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे करते हैं 6.7 इंटू 6 इंटू क्या है 7.4। अब देखो इंटू में 10 की पावर में क्या बच जाएगा चेक कर लो। देखो बच्चों 22 और +24 कितना होता है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, उसमें से 11 माइनस कर देंगे। 22 + 24 कितना होता है बताओ 46, 46 - 11 6 - 1 5 4 - 1 35, लो 10 की पावर कितना आ गया 35। ठीक है, आप भी सॉल्व कर सकते हो। 22 + 24 46, 46 - 11 कितना हो जाएगा 35, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे पावर कितनी आ गई 35। अब नीचे देखो नीचे क्या बचा, अभी कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ है ना, 3.84 इंटू 3.84, अभी सिंपली पहले 10 की पावर को हैंडल कर रहे हैं। ये क्या है 10 की पावर 16। अब देखो इतना तो पता होगा आपको कि 10 की पावर 16 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा है ना, मतलब यहीं पे कर रहा हूँ देखिए कुछ नहीं करना है, 10 की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये जो 10 की पावर 35 है इसके साथ क्या लिखेंगे 10 की पावर -16 ऐसे लिख सकते हो। अब क्या है बेस से मैं पावर ऐड कर दूंगा नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि क्या हो जाएगा 10 की पावर 35 और प्लस करेंगे इसमें -16, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 35 प्लस माइनस -16। जिसको नहीं समझ में आ रहा डायरेक्ट समझो, 10 की पावर 16 ऊपर जाएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा बस, तो यहाँ जाएगा 10 की पावर 35 - 16, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक,
सो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो 10 की पावर 35 माइनस 16, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 35 माइनस 16, और ध्यान रखिएगा यूनिट में क्या बचा हुआ है, न्यूटन। यूनिट में क्या बचा है, न्यूटन। तो फाइनली न्यूटन को हमने यहाँ लास्ट में लिख दिया, ठीक। आंसर हमारा न्यूटन में आएगा ना। 35 माइनस 16 कितना होता है, 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 9, यानी कि 10 की पावर यहाँ पे आएगा 9। और ध्यान दो 3 माइनस 1, ठीक है, मीन्स 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ये लो 10 की पावर कितना आ गया, 19 आ गया, ठीक। 35 माइनस 16 क्या होता है, 19 ही तो होता है, ठीक है। ओके नाउ अब नीचे देखिए क्या है, नीचे आपके पास 3.84 इंटू 3.84, ठीक है ना। अब ये आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो ये अब आप कैसे सॉल्व करोगे, ये भी कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे, तो मैं आपको एक रूल बताता हूँ। देखो रूल क्या है, बात समझो। देखो जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 3.84, ठीक। अब ये वाले डेसिमल को अगर आप उठा के राइट में 2 प्लेस ले जाओगे तो पता है क्या हो जाएगा, 384 इंटू 10 की पावर -2। ये डेसिमल को आपने कितने प्लेस राइट में ले गए, 2 प्लेस। भाई 8 छोड़ा, 4 छोड़ा, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 2 प्लेस राइट में ले गए तो 10 की पावर -2। 3 प्लेस राइट में ले आते 10 की पावर -3। जितने प्लेस राइट में ले जाओगे उतना 10 की पावर में आपको माइनस करना है, एंड वाइसे वर्सा, इसी का उल्टा। मतलब अगर आप पॉइंट को इधर ले जाओगे तो 10 की पावर में उतना ही प्लस करना है, ठीक। तो अब सुनो क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये 6.7 है, ठीक। तो 6.7 में पॉइंट को इधर ले जाओगे तो 67.0, यानी कि 67 बचेगा। आएगा क्या, 10 की पावर -1, क्यों, क्योंकि डेसिमल को 1 प्लेस राइट में ले गए। फिर इंटू में क्या है, ये वाला 6 है। फिर इसी तरीके से इंटू में 7.4 के डेसिमल को 1 प्लेस राइट में ले जाओगे तो कितना आएगा, 74 इंटू 10 की पावर -1, ठीक, क्योंकि 1 प्लेस राइट में ले गए डेसिमल को। इंटू में क्या बचा, 10 की पावर 19। थोड़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं। नीचे क्या हो जाएगा, 3.84 में ये वाले डेसिमल को राइट में ले जाओगे, आएगा 384 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2। 2 प्लेस राइट में ले गए। फिर इस डेसिमल को राइट में ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, 384 इंटू 10 की पावर -2। ये लो, ठीक, इस तरीके से, करेक्ट। नाउ अब इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, मुझे थोड़ी जगह की ज़रूरत होगी। कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके कर लिया। अब इसको यहाँ से क्योंकि मैं हटा दूंगा ना, ठीक है, तो आप लोग कॉपी कर लीजिए। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो मैंने सोचा करा दूँ इसको अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, देखो अब ये 10 की पावर -1 है, ये 10 की पावर -1 है, और 10 की पावर 19 है, ठीक। बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि ऊपर हो जाएगा 67 इंटू 6 इंटू 74। देखो 67 इंटू 6 इंटू 74 इंटू 10 की पावर, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ये 10 की पावर 19 है, लिख दिया। और क्या आ जाएगा साथ में, -1, ठीक। तो -1, ठीक, ये हो गया। इसी तरीके से नीचे देखो क्या हो जाएगा, नीचे 384 इंटू 384, 2 टाइम्स 384 है। सो यहाँ से आ जाएगा 384 इंटू 384, ठीक। इंटू में क्या हो जाएगा, 10 की पावर, थोड़ा ध्यान देंगे, ये -2 है और ये -2 है, बेस सेम है। यहाँ 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। -2 प्लस -2 कितना होता है, -4। भाई माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा ना, चेक करो। -2 लिखोगे, -2 तो माइनस माइनस प्लस, और साइन लगेगा माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा 10 की पावर -4, ठीक। ये हो गया 10 की पावर -4। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आप करोगे, क्या हो जाएगा, 67 इंटू 6 इंटू 74 इंटू 10 की पावर। अब देखो -1 कितना हो जाएगा, -2। भाई माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो -1 कितना होगा, -2। तो यहाँ पे हो जाएगा 19 -2, 19 -2 हो जाएगा 17। ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक। नीचे हो जाएगा आपके पास 384 इंटू 384, ठीक। अब देखो फिर क्या करेंगे, 10 की पावर 4 को ऊपर लोगे तो 10 की पावर 10 की पावर -4 को ऊपर लोगे, 10 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समझ गए। 10 की पावर -4 ऊपर चला गया, न्यूमरेटर में 10 की पावर 4 हो गया, साइन बदल जाएगा, माइनस का +4 हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 67 इंटू 6 इंटू 74, नीचे क्या बच गया, नीचे है 384 इंटू 384। अब ध्यान दो, इंटू में ध्यान चेक करो, 10 की पावर 17 और 10 की पावर 4, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 17 + 4 कितना होता है, 21। सो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 21। ये लो, ठीक, इतना आ गया, ठीक। कॉपी करिए, फिर आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब फाइनल कैलकुलेशन देखो बच्चों कैसे करेंगे, ठीक। देखिए अब फाइनल कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसको देखो आप, ठीक। ये सब हटा देता हूँ मैं, ठीक है। जिसको देखना हो तो वीडियो आप रिवर्स करके देख सकते हो, ओके। नाउ अब देखो बच्चों, इसमें अब आप नॉर्मल कैलकुलेशन करो, देखो कैसे करोगे। क्या है आपके पास, 67 इंटू
में क्या है 6 है, इनटू में 74 है, अपॉन में 384 है, इनटू में 384 है, ठीक, क्या हो जाएगा, और इनटू में 10 की पावर 21 है, ठीक। ओके, सो अब ये कैंसिल होगा किससे, 2 से, ठीक। 2 से कर लो पहले, समझ में जिससे आ रहा है। 2 से करोगे 2 3 जा 6 1 जाएगा, 2 7 जा, ठीक। यहाँ से करोगे 2 1 जा 2 1 जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, ये लो, ठीक। उसके बाद देखो 2 3 जा 6 होता है, ठीक, और 2 9 जा 18 और 1 जाएगा, 2 6 जा 12 हो गया, ये लीजिए, ठीक। अब देखो 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 होता है और 3 3 जा 9 होता है, 3 2 जा 6 होता है। तो इस तरीके से ऊपर 37 इंटू 1 37 इंटू 67, ठीक, यानी कि 67 इंटू 37 ऊपर बच गया, और नीचे क्या बचेगा 384 इंटू 32, ठीक, 384 इंटू 32, और साथ में क्या बचेगा 10 की पावर 21, ठीक, ये हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान चेक करो, देखो बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन नहीं करनी आती है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। 67 इंटू 37 पहले कर लो, आप कर लो, 67 इंटू 37 कर लो पहले। 7 7 जा 49, ठीक, 4 जाएगा, 7 6 जा 42 प्लस 4 46, ठीक। फिर 3 7 जा 21, 2 जाएगा, 3 6 जा 18 प्लस 2 18 प्लस 2 20, ठीक। 9 6 प्लस 1 7 4 प्लस 0 4 2, ठीक है, चेक कर लो। 7 7 जा 49 9 4 जाएगा, 7 6 जा 42 प्लस 4 46, क्रॉस लगाएंगे, 3 7 जा 21 2 3 जा 18 18 प्लस 2 20, 9 6 प्लस 1 7 4 प्लस 0 4 एंड 2 2 4 7 9 आ गया मल्टीप्लीकेशन, ठीक। सो ऊपर कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 2479, ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा 384 इंटू 32, सो 384 इंटू 32, 2 4 जा 8 2 8 जा 16 1 2 3 जा 6 प्लस 1 7, ठीक, 3 4 जा 12 1 जाएगा, 3 जा 24 प्लस 1 25 2 3 जा 9 प्लस 2 11 8 6 प्लस 2 8 7 प्लस 5 12 1 जाएगा, यहाँ आएगा 2, लो 1 2 2 1 2 2 8 8, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनो, 10 की पावर 21 को आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 20। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ, बेस सेम है, वापस पावर ऐड आ जाएगी, 20 प्लस 1 21 वापस उतना हो जाएगा। लेकिन क्यों किया, 10 की पावर 1 का मतलब 10 होता है, तो 10 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। पता है ऊपर वाला नंबर देखने में छोटा लग रहा था, उसको बड़ा बनाने के लिए, ताकि मैं आराम से नीचे वाले से डिवाइड कर लूँ, मैंने क्या किया, एक 10 इसके पास ले आया, इसकी वजह से ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना था आपका 2479, ठीक। ये दोनों अब मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा आपका 2479 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो ये 24790 हो जाएगा, ये 24,000 आ गया, नीचे 12,000 समथिंग है, ठीक। तब आराम से डिवाइड लग सकता है, और साथ में बचा 10 की पावर 20 और यूनिट में न्यूटन, ठीक। अब आइए डिवाइड करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी बच्चों, इसलिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन के साथ दिखा दूं मैं आपको, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो 24790 को डिवाइड करोगे आप किससे 12288 से, ठीक, कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, यस शायद चेक कर लो, क्या 2 टाइम्स जा रहा है, चेक कर लो, हाँ जाना तो चाहिए, ठीक। देखो 12288 इंटू 2 2 8 जा 16 1 2 8 जा 16 प्लस 1 17 1 2 टू द 4 प्लस 1 5 2 टू द 4 2 1 जा 2, ठीक, 24,576, ठीक है, 24,576 कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स गया, ठीक। 10 माइनस 6 कितना होता है 4 8 माइनस 7 1, ठीक, और 7 माइनस 5 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, ये हो गया। अब डेसिमल की हेल्प से क्या लगाओगे 0 लगाओगे, ठीक, बट अभी नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है तो ध्यान से चेक करो, सुनो डेसिमल की हेल्प से 0 लगा लिया बट नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो क्या करोगे, यानी कि 1288 की टेबल हम ऐसी पढ़ेंगे, 1 टाइम पढ़ोगे तब तो 12 सॉरी देखो अगर आप 1 टाइम टेबल पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा 12288 आ जाएगा, जो कि 2140 से काफ़ी बड़ा है। तो रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ते हैं, ओके। अगर आप हमारी क्लासेस देखते हो तो आपको ये कैलकुलेशन पता होगी कि 1 टाइम ले जाने पर भी अगर इस नंबर से बड़ा आ रहा है तो रिवर्स ऑर्डर एक स्टेप पीछे चले जाओ,
यानी कि इसको जीरो ज़ा पढ़ो भाई, ये भी तो होता है ना, जैसे 2 अंदर 2 होता है वैसे 2 जीरो ज़ा 0 होता है, वही चीज़ है। तो आप किसकी टेबल चला रहे हो, 1 2 2 8 8 की, तो जीरो ज़ा कितना आ जाएगा 0, तो जीरो ज़ा कितना आ गया 0, इसके नीचे 0 आएगा। अब जो कि इस 2140 से छोटा है, माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 0 4, ऐसे आएगा 1, ठीक, डेसिमल की हेल्प से 0। अब कितने टाइम जा रहा है, 1 टाइम ही जाएगा, ठीक, तो कितना आ जाएगा 1 2 2 8 8, ठीक, सो 10 माइनस 8 2, ठीक, यहाँ बचेगा कितना 9, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 2 1, ओके, और 11 माइनस 2 9, 9 1 1 2, डेसिमल की हेल्प से 0, ठीक है। तो बस इतना काफ़ी बच्चों, ठीक है ना, इतना काफ़ी। अब ये 91,000 समथिंग आ रहा है, इतना काफ़ी, डेसिमल के 2 प्लेस तक निकाल लिया ना, काफ़ी इनफ है, ठीक। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कितना 2.01 इंटू 10 टू द पावर कितना आ रहा है 20 न्यूटन्स। ये लीजिए, आप देख लो एनसीईआरटी में भी यही आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, आप एनसीईआरटी पेज नंबर 134 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। आपसे उसने बोला कि स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके, ये ब्लू कलर से क्वेश्चन लिखा है अपनी बुक में, देखिए, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास m1 m2 है, ठीक, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा पहले वाले को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। और जितने फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो फोर्स आपस में इक्वल होता है। मतलब समझो, ये ऑब्जेक्ट इसको जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा ना, उतने ही फोर्स से ये ऑब्जेक्ट इसको भी अट्रैक्ट करेगा। डायग्राम से समझते हैं, देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, या इस यूनिवर्स में 2 ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है m1, ठीक है बच्चों। फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का मास कितना है m1, ये लीजिए, इसका मास है m1, और इसका मास कितना है m2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये फर्स्ट मास का सेंटर है, और ये सेकंड मास का सेंटर पॉइंट है, ठीक। इनके सेंटर को ज्वाइन कर देंगे, और इनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को या तो आर से दिखाते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, या तो आर से बच्चों दिखाया जाता है, या तो किसी किसी बुक में आप देखोगे तो इसको दिखाते हैं किससे, डी से, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी मर्जी, आप आर से दिखाओ, डी से दिखाओ। डी या फिर आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ओके, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस। हाँ, तो सुनो ध्यान से, मैं क्या कर रहा था कि अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, तो मैं एरो से आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, इस डायरेक्शन में, ठीक, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, जितने फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा उतनी फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा। और ये जो फोर्स है ना, जिस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस फोर्स को क्वांटिफाई कैसे करोगे, यानी कि ये फोर्स कितना होता है, इसको निकालने के लिए, इसको क्वांटिफाई करने के लिए होता क्या है, यहां पर 2 रूल्स हैं आपके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। क्या क्या, ये प्रैक्टिकली देखा गया क्या, कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, यानी कि जितने फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, या फिर आप बोल सकते हो जितने फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा। सपोज ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है एफ फोर्स से, तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा एफ फोर्स से। तो ये जो एफ फोर्स होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, दिस एफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडीज। यानी कि इन दोनों बॉडीज के मास, इन दोनों बॉडीज के जो मासेस हैं ना m1 m2, इनका प्रोडक्ट जितना ज्यादा आएगा ना, उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उतना ही ज्यादा फोर्स है ये इसको अट्रैक्ट करेगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक, नंबर 1। तो नंबर 1 बात क्या है बच्चों, नंबर 1 बात ये है कि दोनों के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए कुछ बच्चे को नहीं पता होता ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है बच्चों, ठीक। फिजिक्स में इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, अगर राइट वाली क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो लेफ्ट वाली भी इंक्रीज करेगी, और अगर राइट वाली डिक्रीज करेगी तो लेफ्ट वाली भी डिक्रीज करेगी, ऐसे समझो आप, ठीक। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यानी कि m1 इंटू m2 है, m1 इंटू m2 इनका प्रोडक्ट लिया गया है, ठीक। और नंबर 2 क्या होता है, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि f इज प्रोपोर्शनेट टू 1/r², ठीक। जब भी 1 में कुछ लिखा रहता है तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पढ़ेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पढ़ेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि अगर आपकी ये वाली क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो ये डिक्रीज करेगी, ये मतलब होता है, एंड वाइस वर्सा, इसी का जस्ट रिवर्स, मतलब जैसे इसी का जस्ट अपोजिट, मतलब अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, ठीक। अब
होता क्या है, इन दोनों को कंबाइन किया जाता है। ये रिलेशन नंबर 1 है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। नंबर 2, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। ठीक है, सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है कितना है, आर है, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंबाइन किया जाता है। कंबाइन कैसे करते हैं फिजिक्स में, टू रिलेशंस को कैसे कंबाइन करते हैं, लेफ्ट वाले को ऐसे ही लिखते हैं हम, प्रोपोर्शनेट का साइन लगाते हैं, और राइट हैंड साइड वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो m1 देखो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, लेफ्ट वाले को ऐसे ही लिखते हैं, f को ऐसे ही लिख दिया, प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा, m1 m2 इंटू 1/r²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 m2 इंटू 1 m1 m2, और अपॉन में क्या हो जाएगा, r²। ये लो, ठीक। तो इसके सामने आपको लिखना चाहिए क्या, m1 m2 अपॉन r²। अब होता क्या है फिजिक्स में, ध्यान से सुनिए, जब भी आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। ठीक है बच्चों, इस कांस्टेंट की वैल्यू बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके निकाली जाती है, आप उसकी टेंशन मत लो, आपको नहीं निकालना है। बस आप याद रखिए कि यहाँ पर आप जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, ठीक, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, ये इस तरीके से इक्वल लगाओ, फिर यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। अब उस कांस्टेंट को कभी कभी के से दिखाया जाता है, कभी कभी कैपिटल ए से दिखाया जाता है, कभी कभी कैपिटल बी से दिखाया जाता है, इंग्लिश के किसी अल्फाबेट कैपिटल लेटर से हम उसको दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट आएगा इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको जी से दिखाया जाता है। कैसे, जी से। तो जैसे यहाँ इक्वल लगाया, हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया जी, और ये चीज़ ऐसे ही कॉपी कर ली, यानी कि जी इंटू m1 m2 अपॉन में r²। ये लीजिए बच्चों, ठीक, ये हो गया आपको फोर्स को क्वांटिफाई करने का तरीका। यानी कि फोर्स की वैल्यू यदि आपको निकालनी होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, F = G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब G क्या होता है, यहाँ पर G होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सभी अच्छे याद करें, जी क्या होता है, जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, और जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिट अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, इसकी टेंशन मत लो आप, लेकिन आपको जी की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स में ये फिक्स रहता है, चाहे आप मून पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, सन पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, जी की वैल्यू फिक्स है। कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻11 है। ठीक है ना, ओके। तो ये जी फिक्स होता है। ठीक, तो ये आ गया। अब आइए पढ़ लेते हैं एग्जाम में हमको आंसर क्या लिखना है, फिर मैं आपको जी की यूनिट निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। तो कहता है कि द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 m2 मास के, ठीक है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे ये दोनों एक दूसरे को, उस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक, अब द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज, अब ये जो फोर्स दोनों के बीच में लगता है, यानी कि जितने फोर्स है ये इसको अट्रैक्ट करता है और ये इसको अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को हम कैसे क्वांटिफाई करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो ये जो फोर्स होता है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है नंबर 1, दिस फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द देयर मासेस। ये देखिए नंबर 1 बात जो मैंने आपको बोली थी, ये फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक, और ये फोर्स जो है इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करके उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो फोर्स को। इनवर्सली मतलब 1/r² के प्रोपोर्शनेट है कौन, फोर्स। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसको पूरा कैसे पढ़ोगे, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, ये चीज़ हो गया, कंबाइन करके ये फॉर्मूला आपका आ जाता है, ये मैंने आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से फिजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r²। किसी किसी किताब में क्या लिखा होगा ये भी मैं आपको बता दूं, किसी किसी बुक में लिखा होता है f = जी m1 m2 अपॉन में r की जगह क्या होता है, d होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जहां पर d क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, तो d² कर दो r² की जगह। ठीक है, ये बात है। इसके बाद जी की वैल्यू आपको एग्जाम में लिखनी है कि भाई जी क्या है, जी को पहले बताना पड़ेगा जी क्या है, जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जी की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी 6.67 इंटू 10⁻11। अब जी की यूनिट मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक, सो यूनिट ऑफ जी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, इसको देखिए आप। ठीक, सो स्टूडेंट्स जी की यूनिट देखिए निकाल के, करेक्ट। इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले आप ये आंसर नोट कर लो, आंसर नोट कर लो बच्चों, यूनिट ऑफ जी। ओके स्टूडेंट्स, F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r² था, यहाँ से G की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, ये वाला r² यहाँ मल्टीप्लाई करेगा F इंटू r², भाई क्रॉस में ये इधर चलाएगा, आपके सामने क्या बचेगा, G m1 इंटू m2। अब पता है ये G में मल्टीप्लाई है, m1 इंटू m2 ये सब मल्टीप्लाई है, तो G को फ्री करोगे तो m1 इंटू मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, F इंटू r² अपॉन में m1 इंटू m2। ठीक, = में G, यानी कि अगर आपको G की यूनिट चाहिए तो जी का फॉर्मूला क्या बना आपका,
एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, m1 इंटू m2, कितना आ गया, m1 इंटू m2, ठीक। नाउ अब ध्यान दे बच्चे, फोर्स को हम लोग किस में मेजर करते हैं, यूनिट लिख दो सबका, फोर्स का यूनिट न्यूटन इंटू आर का स्क्वायर, आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, लेकिन आर का स्क्वायर इसलिए मीटर का स्क्वायर, आर को मेजर करते हो मीटर में, आर का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, अपॉन में m1 इंटू m2, m1 को मेजर करोगे किलोग्राम में, भाई मास होता है किलोग्राम में, और m2 को मेजर करोगे किलोग्राम में, ये लो, ठीक। तो यहाँ पे हो गया n इंटू एम स्क्वायर को हम न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब नीचे देखो, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, वैसे ही किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो नीचे हो गया आपका किलोग्राम स्क्वायर। अब ये किलोग्राम स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और देखो किलोग्राम की पावर 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो किलोग्राम की पावर -2, ये लो। तो यहाँ से आ गया क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप अगर देखोगे तो यहाँ पे देखिए जरा, जी की वैल्यू कितनी आ गई, जी की वैल्यू आ गई आपकी 6.67, आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, जी की वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना, 6.67 इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू याद करनी पड़ेगी 10⁻11, और यूनिट हो जाएगी क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ये बात आपको इस क्वेश्चन में एग्जाम में लिख के आनी पड़ेगी, इसलिए इसको लर्न कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब देखिए, इसको मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा हुआ है लास्ट क्वेश्चन में भी, जिनको नहीं पता है सुन ले, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट है इसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका मास कितना है, m2 है, ठीक। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है सपोज r, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि फर्स्ट बॉडी दूसरे को या दूसरी बॉडी फर्स्ट को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, तो उसका फॉर्मूला होता था क्या, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक। जहां पर बच्चों ये कैपिटल G क्या होता था बताइए, कैपिटल G होता था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 क्या होता था, दोनों बॉडीज के मास होते थे, और r क्या होता था, दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस होता था, दोनों बॉडीज के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता था। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ है इस तरीके से, ये अर्थ है स्फेरिकल शेप की इस तरीके से, ठीक। और मान लीजिए कि अर्थ का सेंटर यहाँ कहीं है, ठीक, ये सेंटर है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। अब देखो जरा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करो, अर्थ का जो मास है m1 वो है me, इसको हमने बोला me का मतलब मास ऑफ अर्थ, me का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ, ठीक है स्टूडेंट्स, me का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ और या फिर एक काम कर लेते हैं, पता है क्या, ये डायग्राम दिखा के हम इनको बोल देते हैं m1 क्या है, ऐसे कर लो इसको, ठीक, m1 क्या है, मास ऑफ अर्थ, लिख दो, डायग्राम बना के लिख दो ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। m1 क्या है, m1 क्या है, मास ऑफ द अर्थ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, मास ऑफ द अर्थ। और m2 क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है इसका मास है, m2 क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या इन्होंने रेडियस वगैरह दे रखा है अर्थ का, नहीं दे रखा है, तो आप एक काम करो, ये सेंटर से लेके सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r क्या हो जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। वैसे तो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लिया जाता है, लेकिन एक यहाँ पे एक प्रैक्टिकल बात जरा समझिए, ध्यान से समझिए। देखिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट रखा है ऊपर छोटा सा, ठीक, बच्चे बोलेंगे सर इसका रेडियस क्यों नहीं ले रहे हो, इसका रेडियस भी इसमें ऐड कर दो, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है ना, अभी आप इसकी टेंशन मत लो। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा अगर आप समझ पाओ तो बच्चों देखो जरा, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अर्थ के सरफेस पे इस तरीके से, ठीक, तो इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा, ये है ना, लेट अस से इसका जो रेडियस है कितना है, r1 है, ठीक। तो आप बोलोगे कि सर अब दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, भाई यहाँ से यहाँ तक r, और ये r1, ठीक, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का रेडियस r1 और नीचे वाला जो अर्थ है इसका रेडियस r, तो भाई टोटल दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस r प्लस r1 होना चाहिए। सच बात है, सच बात है। लेकिन बच्चों पता है क्या, यहाँ पर ये जो r1 है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, भाई ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई बॉल होगी, कुछ होगा, ठीक, सपोज कोई स्फेरिकल बॉल है, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना, तो उसका रेडियस जो r1 होगा, अब वो तो बहुत छोटा होगा ना, किसके कंपैरिजन में, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में, खुद सोचो ना।
भाई दिस R1 इज, ये वाला जो रेडियस, भाई अर्थ की रेडियस तो बहुत बड़ी होती है, पता है आपको, अर्थ की रेडियस, अर्थ तो बहुत बड़ी बॉडी, अर्थ की रेडियस तो बहुत बड़ी है, ठीक। तो अर्थ के रेडियस के सामने, यानी कि कैपिटल आर के सामने R1 वेरी वेरी लेस है, सो R1 इज वेरी वेरी लेस देन R। लो चेक कर लो, R1 क्या है, R से बहुत बहुत कम है। तो इस R1 को हम यहाँ पर नहीं लेंगे, फिजिक्स में ऐसा होता है एजम्पशन, ठीक है, जब कोई वैल्यू बहुत छोटी होती है उसको इग्नोर मार देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस R1 को यहाँ से इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। तो हमने केवल दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के सेंटर के डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, R मान लिया। ये चीज़ आप 11th क्लास में डिटेल में समझोगे, लेकिन अभी आप टेंशन मत लो। अगर आपसे कोई पूछेगा क्या कि R1 आपने क्यों निगलेक्ट कर दिया, भाई दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, R1 प्लस R। तो R1 क्यों आप 0 मान रहे हो, क्यों उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, क्योंकि R1 की वैल्यू बहुत छोटी है ना R के सामने। भाई बहुत बड़ा सा नंबर है, उसमें अगर आप बहुत छोटा सा नंबर, भाई आपके पास 1 करोड़ 1 रुपए, 1 रुपए कहीं खो जाएंगे, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। खुद सोचो ना, 1 करोड़ 1 रुपए ठीक है, 1 रुपए चले गए, क्या फर्क पड़ेगा भाई, 1 रुपए तो 1 करोड़ के सामने बहुत छोटा नंबर है। तो ऐसे ही फिजिक्स में करते हैं, बहुत छोटी वाली क्वांटिटी को इग्नोर मार देते हैं हम एडिशन करते टाइम या सब्ट्रैक्शन करते टाइम, समझ गए। इसलिए हम यहाँ फॉर्मूला क्या बनाएंगे, हम यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों फोर्स का, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G, कैपिटल G का आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है ना, m1 m2, ये लीजिए फॉर्मूला यहीं से आ रहा है, m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। इस R की जगह इस बार क्या हो जाएगा, कैपिटल R, दोनों के बीच, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या मान लेंगे, R, ये लो, ठीक, करेक्ट, ये हो गया बस। वेयर R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये R क्या है, R को भी आपको बताना पड़ेगा, R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक। m1 m2 मैंने आपको बता ही दिया। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर लिखा है, कह रहा है लेट ME बी द मास ऑफ द अर्थ। नहीं ऐसे मत करो, आप यहाँ पर कर लो, पता है क्या, लेट, मैं आपको बताता हूँ, लेट M1 बोलो, अर्थ का मास कितना बोलो, M1 बोल दो, ठीक है ना, अर्थ का मास कितना बोलोगे, M1 बोल दो, लो, ठीक। एंड द मास ऑफ द अर्थ एंड M2, इसको M2 कर लो, M2 किसका मास है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सर्फेस पर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका मास M2 है। इफ R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, R क्या है, अर्थ का रेडियस है, देन अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशन फोर्स F एक्टिंग बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द रिलेशन F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। फिर ये वाला फॉर्मूला लिख के दिखा दो, यहाँ पे कैपिटल R कर लो, ये छोड़ो आप, ये वाला फॉर्मूला करो, F इज इक्वल्स टू G m1 मैं लिख दूँ यहाँ पे, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद एक काम और कर लेना आप यहाँ पे एग्जाम में, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आप G की वैल्यू भी बता दो, G कितना होता था 6.67, है ना, 6.67, या फिर NCERT में आपको ये नंबर 6.7 लिखा हुआ है आई थिंक, ओके। सो लेट मी चेक कि आपके एग्जाम्पल में क्या दिया था, 6.7 दिया था, चलो आप 6.7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। NCERT में 6.67 भी दिया है, कुछ भी ले लो भाई, कुछ भी ले लो, ठीक है। 6.67 इंटू, उससे फर्क नहीं पड़ता है, 10⁻⁻11, ओके। और यूनिट क्या बताई थी मैंने आपको, G की यूनिट हो जाएगी, G की यूनिट कहाँ से निकालोगे, यहाँ से देखो, यहाँ से G की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर, F इंटू आर स्क्वायर, और M1 M2 मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक, M1 इंटू M2। तो यूनिट क्या आएगी, फोर्स की यूनिट क्या आती है, न्यूटन, R का स्क्वायर, यानी R को मीटर में मेजर करते हैं तो मीटर का स्क्वायर, अपॉन में मास M1 M2 यानी किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या आ जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, लास्ट क्वेश्चन में निकाल के दिखाया था, इसलिए बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ से यूनिट आ जाएगी आपकी, क्या यूनिट आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये वाले G की वैल्यू यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये बात आप लिख दीजिएगा। G क्या है आपका, G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इतनी बातें आपको एग्जाम में लिख के आनी है, तब आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके स्टूडेंट्स। सो नोट कर लीजिए सारी बातें, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 10.2। अब ये क्वेश्चन है फ्री फॉल के ऊपर, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं कि फ्री फॉल क्या होता है। देखो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, बस इसको सिंपली ऐसे ड्रॉप कर दो, बस छोड़ दो, बस ये ऐसे छोड़ दोगे तो ये फ्री फॉल होता है, ठीक। अब ये नीचे क्यों आता है, क्योंकि इसको अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात है। अब जब कोई बॉडी फ्री फॉल होती है तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होती है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। इस बात को आपको याद रखना है, ये फ्री फॉल हो रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u कितना हो जाएगा, 0। ये सब बातें याद रखिएगा, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है ना, तो
लगातार इसकी स्पीड या आप बोलो लगातार इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है, पता है ये बात आपको कि नहीं, है ना। तो आपको याद रखना है इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती रहती है, ठीक, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक। भाई यहाँ पे जब हाथ में हमने पकड़ के रखा था और जैसे इसको ड्रॉप किया तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। थोड़ी देर के बाद आपको भी समझ में आ रहा है कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब कितने रेट से इंक्रीज होती है पता है आपको ये बात? ये जो वेलोसिटी इंक्रीज होती है किसी भी फ्री फॉल बॉडी की, ये इंक्रीज होती है या तो, ध्यान से सुनिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल होती है तो इसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन लगता है, इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगता है, कौन सा, नेचुरल एक्सेलरेशन लगता है, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। इसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन काम करेगा, स्मॉल जी। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये होती है इक्वेटर्स पे, अर्थ के इक्वेटर वाले, जो अर्थ के इक्वेटर के आसपास जो कंट्रीज हैं वहां पे जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अर्थ के पोल पे, पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे चले जाओगे, जी की वैल्यू होती है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपके क्वेश्चन में अगर उसने आपको जी की वैल्यू जो भी दे रखी है, 9.8 दे रखी है, 9.8 लेना है, 10 दे रखी है आपको 10 लेना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर कितनी दे रखी है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर लेंगे। इस जी को हम क्या बोलते हैं, ये होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो बहुत सारे बच्चे इसका मीनिंग नहीं पता होता है, तो पहले आपको मैं इसका मीनिंग बताता हूँ। बहुत सारे बच्चों को मीनिंग नहीं पता है। इसका मीनिंग ये होता है ना कि जब आपने इसको फ्री फॉल किया, कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल हो रहा है ऐसे, ये ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी कितने रेट से इंक्रीज हो रही है पता है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ध्यान से चेक करो भाई। जी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक तरीके का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी कितने रेट से चेंज हो रही है ये बताता है ये नंबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है मीटर पर सेकंड। सुन लो ध्यान से, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है मीटर पर सेकंड। ओके, क्यों? क्योंकि ये सेकंड आके वापस मल्टीप्लाई करेगा तो ये वापस क्या हो जाएगा, 10 मीटर सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर। तो वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैंने लिखा मीटर पर सेकंड। क्यों लिखा, इसलिए लिखा ताकि आप इसका मीनिंग समझ पाओ। इसका मीनिंग ये है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है फ्री फॉल कर रहा है ना, हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0, एक सेकंड के बाद 10 हो जाएगी, नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद 20 हो जाएगी, नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद 30 हो जाएगी, नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद 40 हो जाएगी। ये इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, कि इसकी इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी कि हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। ये इसका मतलब होता है, ठीक। तो जी का आपको मतलब समझ में आ गया। अब जी का साइन पॉजिटिव रखें कि नेगेटिव रखें, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले एक रूल याद रखिएगा, क्या, जी हमेशा के, जी वेक्टर है, जी किधर है, जी क्या है, एक वेक्टर है, याद रखिएगा। ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक, और ये अर्थ का सेंटर है, ठीक। तो जी एक वेक्टर होता है, यानी कि जी के पास डायरेक्शन होती है, जी एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, जी इज अ वेक्टर। ये वैल्यू हम यहां से हटा दे रहे हैं क्योंकि इसका कोई काम है नहीं, 10 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड तो इसका कितना है, 10 है, और डायरेक्शन कहाँ होती है, याद रखिएगा, जी की डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक। अब हम यहाँ पे खड़े हैं तो जी की वैल्यू, जी की डायरेक्शन कहाँ होगी, अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक। तो ये जी की डायरेक्शन होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमेशा जी की डायरेक्शन कहाँ होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक। अगर आपका मोशन जो है, ध्यान सुनो, अगर आपका मोशन जी के अपोजिट काम कर रहा है, मतलब अगर आपका मोशन जी के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आपने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया ऐसे, तब आपको जी नेगेटिव लेना है। यानी कि अगर आपका मोशन जी के अपोजिट, जी फिक्स है, जी की डायरेक्शन फिक्स है, जी की डायरेक्शन फिक्स है कहाँ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। आप अपनी डायरेक्शन चेक कर लो, अगर आपके मोशन की डायरेक्शन जी के अपोजिट है, जी नीचे सेंटर की तरफ, और आपका मोशन ऊपर हो रहा है, तब आपको जी की वैल्यू -10 लेनी है या -9.8 जो भी दिया है, तब आपको जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, ठीक। और अगर फ्री फॉल हो रहा है, अब देख लो मोशन भी किधर हो रहा है, नीचे सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, जी भी किधर काम कर रहा है, सेंटर की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इस टाइम जी आपको पॉजिटिव लेना है। तो अब आइए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड। तो बच्चों कोई कार है और वो किसी लेज, लेज मतलब कोई ऊंचाई है, पहाड़ की चोटी का किनारा है, वहां से कार धीरे से नीचे गिर जाती है, अपने आप गिर जाती है ना। अरे भाई किनारे खड़ा कर दोगे लेज से तो फ्री फॉल हो जाएगी ना, यानी कि फ्री फॉल का केस है। ये देखिए डायग्राम बनाऊं, देखो यहाँ पे देखो बच्चों, ये कोई लेज है और ये, ठीक है, बहुत ऊंची सी पहाड़ी थी कहीं पे,
लेज बना था इसके किनारे और यहाँ पे कार खड़ी हुई थी, ये कार थी, ये लीजिए। अब कार हो गई फ्री फॉल, ये लीजिए नीचे जाएगी, फ्री फॉल, ठीक। और यहाँ पे ग्राउंड होगा कहीं, ये ग्राउंड है मान लो, ठीक है, ये ग्राउंड है। अब बताओ फ्री फॉल हुई तो यू कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू दे रखी है, कह रहा है कि ये ग्राउंड पे कितनी देर में आके टकराता है, 0.5 सेकंड में। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम दिया हुआ है, ग्राउंड पे कितने टाइम में आके टकराता है, टाइम आपको दे रखा है कितना, 0.5 सेकंड, ये टाइम दे रखा है, ध्यान रखिएगा। तो इसने हमसे पूछा व्हाट इज स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे आके कितनी स्पीड से टकराएगा, यानी कि जब ये ग्राउंड पे जस्ट टकराने वाला होगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, यानी कि आपको इसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है। भाई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो जो स्पीड होगी वही वेलोसिटी होगी, कई बार मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से बता रहा हूं अगर आपने फॉलो किया होगा, ठीक है ना। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है, देखो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। तो यहां पे जो वेलोसिटी से टकराएगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हो, तो अब आपको v निकालना है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ रखी है, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, चैप्टर नंबर 1 में, ठीक। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक। v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, तो v आपको निकालना है, u आपका कितना है 0 प्लस a क्या होता है, a की जगह क्या रखोगे, a एक्सलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा एक्सलेशन है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। तो a की जगह आपको क्या रखना चाहिए, g रखना चाहिए। तो यहां पर हम a की जगह क्या रखेंगे, g रखेंगे, ठीक। और t, नाउ v इज इक्वल्स टू 0 तो खत्म हो जाएगा, gt बचेगा, gt अब वैल्यू रखिए। सो v इज इक्वल्स टू g कितना है, जाके चेक करो g कितना है, g है आपका कितना 10, पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। क्यों सर, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है, g हमेशा कहां लगता है, सेंटर की तरफ, g की डायरेक्शन तो फिक्स है ना, g तो फिक्स है, और आपका मोशन भी किधर हो रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ, तो मोशन की डायरेक्शन g की डायरेक्शन में, इसलिए g को कैसा रखेंगे, पॉजिटिव, ठीक। तो g को रखेंगे पॉजिटिव, यानी कि +10 इंटू टी, टाइम कितना है 0.5, सो 0.5, ठीक। अब यहां से हो जाएगा 10 इंटू, बच्चे ध्यान दें 0.5 का मतलब 1/2, मानते हो कि नहीं, अरे भाई 1/2 ही तो 0.5 होता है, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 5 इंटू 1 5/1 5 क्या 5 मीटर पर सेकेंड, ओके बच्चों। तो इस तरीके से जो पार्ट 1 का आंसर है वो आपका कितना आ रहा है, व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज इट्स स्पीड स्ट्राइकिंग ऑन द ग्राउंड, सो आंसर इज its speed striking on the ground is कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। नाउ व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, मतलब यहां से यहां तक के मोशन में एवरेज स्पीड आपको बतानी है। अब देखिए बच्चों, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड बोलो या एवरेज वेलोसिटी बोलो, बात क्या है, सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 1 से आपको पढ़ाया गया। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही होती है, ठीक, तो उसकी जो एवरेज स्पीड होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, या इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड को u से दिखाया है, फाइनल स्पीड को v से दिखाया है, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। u कितना है चेक करो जाके, u कितना है 0 है, ठीक। 0 प्लस v कितना है, v है फाइनल वेलोसिटी जो कि अभी भी आपने निकाला है ना, v की वैल्यू कितनी आई है 5 मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 5 5 बाय 2, 5/2 होता है 2.5, इतना तो सबको पता होगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो इसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है 2.5 मीटर पर सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स। सो 2.5 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड का मतलब है कि वो ये पूछना चाहते हैं, ये बताओ कि वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है लगभग, चेक कर लो। एवरेज स्पीड 2.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 2.5 मीटर जाता है, 1 सेकंड में 2.5 मीटर जाता है, ये मतलब है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इस हिसाब से चलता है कि 1 सेकंड में 2.5 मीटर का वो डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, ठीक। नाउ अब कह रहा है हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक। अब देखो बच्चों, ये वाली आपको हाइट निकालनी, ग्राउंड से ये जो लेज है, ये जो ऊंचाई है कितने हाइट पे, तो सपोज ये h हाइट पे, कितने हाइट पे h, ठीक। अब देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप यहां लगा सकते हो, क्योंकि एक तरीके से आपको ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, आपको डिस्टेंस निकालना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको आपने h बोला, ठीक है ना, तो h आपको निकालना है। तो अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, s इज इक्वल्स टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s की जगह आप h रख दोगे, s क्या होता था डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो s की जगह h, क्योंकि ये डिस्टेंस है इतना, फिर u कितना होता है आपका, u कितना है 0 है, 0 इंटू टाइम कितना है 0.5 प्लस 1/2, ओके, इंटू में a,
ए क्या होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी कैसा रखेंगे पॉजिटिव, इनटू में टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर मतलब समझो, देखो टाइम कितना है, टाइम दिया है उसने बच्चों कितना आपको 0.5, 0.5 को आप 1/2 भी तो बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो टाइम कितना है 1/2 सेकेंड है, टाइम कितना 1/2, तो टी का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर, ये लीजिए क्या दिक्कत है। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, 0 इंटू 0.5 तो ये तो खत्म हो गया, 0 हो जाएगा, छोड़ो ये खत्म हो जाएगा, तो प्लस 1/2 के बाद ये सब कुछ आपके पास बच जाएगा, ठीक। सो एच इज इक्वल्स टू, ये खत्म हो गया 0, ठीक, क्या बचा प्लस का 1/2, प्लस तो लिखेंगे नहीं, यानी कि 1/2 इंटू जी कितना है 10 है, प्लस का 10 इंटू में 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1/2 का स्क्वायर 1/2 इंटू 1/2, ओके, ये लीजिए 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ओके। नाउ 2 1 2 और 2 5 10, ठीक, यहाँ से आ गया h इज इक्वल्स टू, ध्यान दो 5 इंटू 1 इंटू 1 5, 5 अपॉन में नीचे क्या जाएगा 2 टू द 4, 5 को 4 से डिवाइड करो, 5 को 4 से डिवाइड करो, ठीक है ना, तो 5 को 4 से डिवाइड करो करो करो, आओ यहाँ पे करते हैं, 5 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक, 4 1 जा 4, 5 माइनस 4 1, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 2 जा 8, ठीक, 10 माइनस 8 2, डेसिमल की हेल्प से 0, 5 जा कितना आ जाएगा 20, ओके, तो इस तरीके से कितना आ गया 1.25, ओके, तो यहां से आ जाएगा आपके पास कितना 1.25 क्या मीटर, ओके स्टूडेंट्स, तो हाइट कितनी आ गई 1.25 मीटर, तो ये पूरी हाइट जो है कितनी है 1.25 मीटर, यानी कि लेज की ग्राउंड से डिस्टेंस कितनी है 1.25 मीटर, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपका जो पार्ट 3 का आंसर है वो कितना है, द लेज फ्रॉम द ग्राउंड इज 1.2 मीटर हाई, ये लीजिए ये आपका पार्ट 3 का आंसर है, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 10.3 देखते हैं, आपको बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस अ हाइट ऑफ 10 मीटर, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, देखिए ये ग्राउंड है और ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, 1 2 3 स्टार्ट, ये ऐसे, ठीक, तो जब आप थ्रो करोगे याद रखिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो आप स्टार्टिंग में फोर्स लगाते हो ऐसे, यानी कि आप इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी दोगे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, ध्यान से सुन लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 कब होती है जब फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल मतलब ऐसे लिया और छोड़ दिया, ठीक, ये लिया और ये छोड़ दिया, इसको फ्री फॉल बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं किसी बॉडी को हमने फ्रीली ड्रॉप कर दिया, ठीक है, इसको फ्री फॉल बोलते हैं ऐसे। लेकिन जब नीचे से ऊपर फेंकोगे ऐसे वर्टिकली अपवर्ड तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी, ठीक, तो इसको आपने इस तरीके से फेंका ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक, और कितनी वेलोसिटी से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी u है, कितनी है u विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 कभी नहीं होगी जब अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकोगे, ठीक है, जब ये टॉप पे पहुंचेगा, ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे ये टॉप पे पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए ये है, ठीक, अब इसको ऊपर फेंकोगे तो अगर आप इसके मोशन को देखो स्ट्रेट लाइन मोशन है ऑब्वियसली, अब ये तो इधर उधर भाग रहा है, बट आप देखो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो पल भर के लिए रुकता है, याद है जब ये अपने टॉप वाले पॉइंट पे पहुंच जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो पल भर के लिए रुकता है, यानी कि टॉप पे जब ये पहुंचता है, अगर हम यहां से यहां तक का मोशन देखें, यहां से यहां तक अगर हम मोशन देखें तो इसकी फाइनल वेलोसिटी यहां 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, याद रखिएगा। तो आपने क्या सीखा, जब फ्री फॉल होता है तब आपको u 0 रखना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 रखनी है, लेकिन v कुछ ना कुछ होगा, v 0 नहीं होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा, फ्री फॉल कर रहा होगा, और जब नीचे से ऊपर जाता है हाईएस्ट पॉइंट तक तो u 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी और v 0 हो जाएगा, टॉप पे पहुंच के वो पल भर के लिए रुकता है, बहुत कम टाइम के लिए, फिर लौट के वापस नीचे आता है, यानी कि अगर हम यहां से यहां तक के मोशन को देखें तो यहां वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, ठीक, ये चीज हो गई। अब इसने यही आपको बात बोली, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, हाइट मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी हुई है, ये हाइट कितनी दी हुई है 10 मीटर दी हुई है, ये लीजिए, ठीक, ये लीजिए, ठीक। अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पहली बात तो देख लो जी की वैल्यू कितनी लेनी है, यहाँ पर जी की वैल्यू कुछ ना कुछ भी नहीं दी हुई है ना, तो चलो या तो देखो जी की वैल्यू कितनी होती है, या तो जी की वैल्यू होती है कितनी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये होती है इक्वेटर्स पे, अर्थ के इक्वेटर्स पे, ओके, जी क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ओके, और पोल्स पे जो अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल है वहां जी की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ओके स्टूडेंट्स। तो अब इस क्वेश्चन में तो कुछ आपको दिया नहीं हुआ है, लेकिन आप ध्यान दोगे तो आपकी एनसीईआरटी में 9.8 लिया है, क्यों लिया वो अब हमको आप बता देंगे, सुनो, मैं भी आपको ये बात बोलता हूं क्या कि जब आपको जी की वैल्यू ना दे, जब आपको जी की वैल्यू ना दे क्वेश्चन में तो आपको 9.8 लेनी है,
अगर वो बोल रहा है कि जी की वैल्यू 10 ले लो तो आप 10 ले लेना, जब तक ना दिया जाए आपको 9.8 लेना है। तो यहाँ पे हम जी की वैल्यू क्या लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों जी का साइन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि पॉजिटिव रखना है कि नेगेटिव रखना है, तो मेरी बात ध्यान सुनो। जी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके बाद डायरेक्शन होता है। ठीक, और जी की डायरेक्शन फिक्स होती है, ध्यान से सुनिएगा, जी की डायरेक्शन फिक्स होती है, जी की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होती है। कहाँ होती है, टुवर्ड द सेंटर होती है। ठीक, तो जी तो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। मैं आपको दिखा दूं, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक, और ये अर्थ का सेंटर है, तो जी फिक्स हो गया आपका, यानी कि जी की डायरेक्शन फिक्स हो गई टुवर्ड द सेंटर। अब आपको अपने मोशन को देखना है, अगर आपका मोशन जी के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा हो तो आप जी को नेगेटिव ले लो, और अगर आपका मोशन जी की डायरेक्शन में हो रहा है तो आप जी को पॉजिटिव ले लो। मतलब समझो, देखो अगर फ्री फॉल हो रहा है ये ऐसे, तो जी कहाँ है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो मोशन कहाँ हो रहा है, जी की डायरेक्शन में, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है ना अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक, तो मोशन अगर जी की डायरेक्शन में हो रहा है तब जी आपको पॉजिटिव लेना है, लेकिन ये वाले मोशन को देखो, अपवर्ड वाले को, ये ऐसे, तो जब आप ऊपर फेंक रहे हो तो जी तो हमेशा कहाँ लग रहा है, नीचे। भाई जी हमेशा, जी की डायरेक्शन फिक्स है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द, मोशन कहाँ हो रहा है, ऊपर, तो आपका मोशन जी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। जब आप ऊपर फेंकते हो तो आपका मोशन, भाई बॉल ऊपर जा रही है ऐसे करके, हाँ, और जी कहाँ है, नीचे, तो आपका जो मोशन है वो तो ऊपर हो रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, और जी नीचे, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब आपका मोशन जी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो जी को नेगेटिव लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, तो अब बताओ, यहाँ पे बॉल को ऊपर फेंका गया है तो जी का साइन कैसा लेंगे, माइनस लेंगे। क्वेश्चन करते टाइम जी का साइन कैसा लेंगे, माइनस लेंगे। क्यों, क्योंकि मोशन कहाँ हो रहा है, ऊपर, और जी कहाँ लग रहा है, नीचे। ठीक, जी फिक्स रहता है, जी की डायरेक्शन फिक्स रहती। अब आइए सवाल को करते हैं। अब देखो कह रहा है कि नीचे से ऊपर फेंका, कितनी हाइट तक गया, 10 हाइट तक गया। कह रहा है द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, है ना, ऑब्जेक्ट को कौन सी वेलोसिटी से फेंका गया था, यानी कि आपको यू फाइंड करना है, कितनी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया था ये आपको निकालना है। उसके बाद द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा ये हमको निकालना है। ठीक, सो आपको टाइम भी बताना है कि इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा। तो सुनो, सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं। तो आइए जरा, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो यहाँ पे आप, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू निकालने के लिए नहीं, क्यों, क्योंकि v तो चलो जीरो है। ठीक है, ए की वैल्यू भी आपको पता है, ए मतलब एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर ए की जगह हम क्या रखेंगे, जी की वैल्यू माइनस रखेंगे। ठीक, लेकिन अभी आपको टाइम नहीं पता है तो आप यहाँ से यू नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि टी नहीं पता है, वी तो चलो जीरो है, ए आप रख दोगे, टाइम नहीं पता है, टाइम का प्रॉब्लम है। फिर अगर आप देखोगे तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लगा रहे हो, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहां से आप देखो एस का मतलब क्या होता है, कितना डिस्टेंस चला है वो, तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस चला है, 10, तो एस की जगह हम एच रख देंगे, यही एस क्या आपका एच है, डिस्टेंस। यू आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। और टाइम, क्या आपको टाइम गिवन है, नहीं, प्रॉब्लम हो गई, फिर से ये इक्वेशन नहीं लग सकती है क्या, ध्यान चेक करो, हाँ लग सकती है, टाइम निकालने के लिए इक्वेशन लग सकती है, लेकिन पता है क्या, पहले आप यू तो निकाल के लेके आओ, बात समझो ना। इस इक्वेशन को अगर लगा देंगे तो बच्चों ना तो आपको यू पता है ना तो आपको टाइम पता है ना, तो दो अननोन है, एक इक्वेशन से दो अननोन नहीं निकल सकते हैं, यू भी नहीं पता है, टी भी नहीं पता है, ये भी छोड़ दो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लीजिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में। ठीक, अब यहां से अगर आप देखोगे तो एस आपको पता है, ए पता है, वी पता है, तो आप यू निकाल सकते हो। तो यू निकालने के लिए 2as को इधर भेजोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस ये प्लस 2as लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2as इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यानी कि यू स्क्वायर कितना आ गया, यहां से देखिए यू स्क्वायर आ गया कितना, ये आ गया आपका यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 2as। ठीक, चलिए, तो यू स्क्वायर, अब ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान दें, देखो यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी की जगह कितना रखोगे, जीरो, फाइनल वेलोसिटी टॉप पे पहुंच गए, फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो जीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब ध्यान दे वेरी इंपॉर्टेंट, ए की जगह आप क्या रखोगे, ए क्या है, ए क्या है आपका इस टाइम, ए की जगह हम लोग जी रखते हैं, और जी की वैल्यू कैसी, माइनस है। भाई एस्केलेशन कितना है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो भी माइनस में, तो ए की जगह आप क्या रखोगे यहाँ पर, ठीक, ए की जगह क्या रखोगे आप, ये रखोगे, लो, तो ए की जगह रखोगे -9.8 और इनटू में एस, एस क्या है, डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 10 है, लो, एस की जगह हमने एच रख दिया। ठीक, सो यू का स्क्वायर, उसके बाद जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो, अब देखो जरा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक, तो प्लस, और यहां से देखो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 9.8 इंटू 10, ओके, और यहां से 9.8 में पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, 10 से 10 गया, ठीक, और यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो, जीरो प्लस समथिंग, जीरो का कोई मतलब नहीं, तो क्या बचेगा, 2 इंटू 98 हो गया, ठीक है ना,
2 इंटू 98 हो गया। 2 इंटू 98 कितना हो जाएगा, चेक कर लो यहाँ से, वो 2 इंटू 98 कर लो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 98, 2 8 जा 16, 1 2 18 प्लस 1 19, तो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 196। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से आ गया आपके पास यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो 196 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाओगे, ठीक, ये लीजिए भाई, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे। अब बताओ 196 का स्क्वायर रूट किसको नहीं पता है, याद होना चाहिए, 8th क्लास में मैथ्स में बताया गया था 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 196 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 14, ठीक, तो u इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 14। भाई ये समझो ना, 196 को क्या लिख सकते हो 14 इंटू 14, और 14 इंटू 14 टू नंबर सेम है तो उसके पेयर बन के स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो u इज इक्वल्स टू 14 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसको, इस ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियली 14 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर फेंका था, ठीक। सो पार्ट 1 का आंसर कितना हो गया, यहाँ पे आइए, कह रहा है कि द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, सो द आंसर द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड इज इक्वल्स टू, कितना आंसर इसका, इज इक्वल्स टू 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक। उसके बाद सेकेंड पार्ट, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाइट। अब देखो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, सेकंड वाला, ये थोड़ा डिफिकल्ट है लगाना। बच्चे कहते हैं सर यू पता चल गया है, टाइम निकालना आपको है ना, ऐसा आपको पता है सर, ए आप -9.8 रख दोगे, सर यहाँ से टी निकाल लो, सर यहाँ से नहीं निकालूंगा भाई, यहाँ से निकालूंगा ना टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ टी का स्क्वायर है, परेशान करेगा, परेशान करेगा भाई, ठीक है ना। ये आप कहाँ पढ़ोगे 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे तो क्या ही प्रॉब्लम है, v कितना है 0, u आप निकाल चुके हो, a की जगह क्या रखेंगे -9.8, टाइम निकाल लो, क्या दिक्कत है, ठीक। तो यहीं पे आ जाओ, फॉर टाइम टी, टाइम टी के लिए देखिए v इज इक्वल्स टू क्या था u प्लस ए टी, ठीक। अब यहाँ से इसको इधर ले जाओगे तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, ए इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, सो v माइनस यू बाय ए इज इक्वल्स टू टी, ए की जगह आप g भी लिख सकते हो, तो v माइनस यू बाय जी, क्योंकि एक्सलेशन क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g से दिखाते हैं। वैल्यू रखो, फाइनल वेलोसिटी कितनी 0, माइनस इनिशियल वेलोसिटी u कितना है 14 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू नेगेटिव में -9.8 है ना। इज इक्वल्स टू में टी, अब देखो 0 - 14 कितना होता है, देखो यहाँ से टी इज इक्वल्स टू 0 - 14 -14, तो ये आ गया -14 डिवाइडेड बाय -9.8, तो -9.8, ठीक। ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल, सो टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 9.8। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यदि आप इसको सॉल्व करोगे सो टाइम जो है आपका वो कितना आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, टाइम देख लीजिए कितना आ जाएगा ये आपका, चलिए सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू 140 डिवाइडेड बाय 98, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखिए 2 4 ज़ा 8, 1 जाएगा, 2 9 ज़ा 18 है ना, 2 7 ज़ा फिर 0, ठीक, फिर 7 10 ज़ा क्या होता है 70, और 7 7 ज़ा फिर यहाँ से t आ गया कितना आपके पास 10/7। अब क्या करेंगे 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक। सो डिवाइड मैं आपको करके दिखाता हूँ, 10 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 बन जा कितना होता है 7, 10 - 7 3, डेसिमल की हेल्प से 0 लगाओगे, 7 4 ज़ा कितना होता है 28, 30 - 28 2, डेसिमल की हेल्प से 0, 7 2 ज़ा कितना होता है 14, यहाँ 20 - 14 कितना आ जाएगा 6, डेसिमल की हेल्प से 0, 7 9 ज़ा कितना होता है 63, तो 7 8 ज़ा 56 कर लो है ना, 7 8 ज़ा 56। अब देखो नीचे 4 बचेगा, अब छोड़ो, ये जो नंबर आया आपके पास है ना, इसको राउंड ऑफ करो, क्योंकि ये डेसिमल के, मैं दिखाता हूँ आपको टाइम कितना है, 10 डिवाइडेड बाय 7 किया कितना आया 1.428 आया। सुनो, ये आपने डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट तक निकाला, अब इसको राउंड ऑफ कर लो। कैसे करते हैं राउंड ऑफ, जिनको नहीं पता है सुन लो, लास्ट वाला जो नंबर है ये, इसको हटा दो, इसको हटाओगे और चेक करो लास्ट वाला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा है तो हम क्या करते हैं इसके पहले वाली डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, अब देखो ये 8 क्या है 5 से बड़ा है भाई, 8 इज ग्रेटर देन 5, ठीक। तो हम क्या करेंगे 8 को हटाएंगे, लेकिन इससे पहले जो डिजिट है इसमें 1 ऐड कर देंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक। तो t इज इक्वल टू 1.3 सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पे आएंगे अगर आप, कह रहा है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कितना टाइम लगेगा? द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इज 1.43 सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए